So this book, I think so, it is written by social scientists, uh, people who study human behavior, और उन्होंने ना कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस के they have tried to find out the answer to few questions. और मसलन बहुत बुनियादी सवाल जो हमने लास्ट टाइम वी स्टार्टेड डिस्कसिंग इट कि how many of you have heard about this? तो ये आप लोगों ने सुना होगा. So, so the thing is कि even though we might not be able to pinpoint कि कब किसने पहली दफ़ा ये कहा, it so happens कि हज़ारों साल बाद भी, शायद हज़ारों साल बाद भी हमें ये याद है. So what is in this? How did they manage? क्योंकि उस टाइम पे तो बुक्स तो कोई नहीं लिखता होगा, आप जुबानी बताते होंगे. ऐसा कैसे है कि मतलब जो चीज़ हम पढ़ते हैं, हम डिस्कस करते हैं डेली लाइफ में, वो तो हमें वी माइट फॉरगेट इंस्टेंटली, बट सम ऑफ द थिंग्स दे स्टे इन आवर मेमोरी. व्हाट आर लेसन्स टू बी लर्नड फ्रॉम दिस? तो दे हैव सिंप्लीफाइड ये जो है मेमोरेबल राइटिंग, समथिंग दैट मेक्स एन इम्पैक्ट. वो जो है ना, इन्होंने 6 इस पॉइंट्स में, 5 इधर लिखे में, 6th वन इज अ सिंपल वन, तो हमें पता चल जाएगा. तो these are very good experiments. So we will figure out how to improve our ये जो मैसेज कन्वे करने की हमारी कैपेबिलिटी है. So this is not about grammar and English writing. This is the philosophy of writing. कैसे लिखी जाएगी. And there are some very simple जो है ना, इन्होंने एडवाइस या एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया कि ये करेंगे तो फायदा होगा. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. आई थिंक ये हमने कर्स ऑफ नॉलेज की बात की है कि आप किसी एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे होते हैं. वी आल्सो सॉ दिस इन द वीडियो द अदर डे. वो जो 3 मिनट वीडियो में जो प्रोफेसर थी, वो भी कर्स ऑफ नॉलेज की बात कर रही थी कि यू नो समथिंग, आपको आती है, और जब आप किसी को बताने जाते हैं, आपको लगता है आपने ठीक बता दी है, और जो बंदा सुन रहा है उसको समझ नहीं आ रही, आपको पता नहीं चल रहा, उसको समझ नहीं आ रही. इसको कर्स ऑफ नॉलेज कहते हैं. इसकी बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट थी, मैंने आपको बताया भी था कि उन्होंने किसी बंदे को कहा कि आप ना बीट प्रोड्यूस करें किसी वेरी वेल नोन चीज़ की ऑन द डेस्क यूजिंग हैंड. बहुत ही सिंपल, जिस तरह ट्विंकल ट्विंकल हो गया, या इससे भी सादा. और जब उन्होंने ऑडियंस को, उन्होंने कहा जो बजा रहा था ना, उससे कहा अच्छा आप बताएं आपने कितना अच्छा बजाया है, कितनों को समझ में आया होगा, आप कौन गेस कर लेगा. तो उन्होंने कहा 50% तो कर ही लेंगे. तो आउट ऑफ 120 only 3 people managed to guess it right. तो बताने वाले के जहन में क्या है, और जो सुनने वाला है जिसको नहीं पता चीज का, उसके जहन में क्या है. तो दिस वाज अ वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट व्हिच प्रूव्ड के अब क्या किया जाए कि जो बताने वाला है उसके बताने का तरीका बेहतर हो. एक तरफ ये है, और एक तरफ वो स्टोरी है जो कि हजारों साल से चलती हुई आ रही है. तो वो कैसे हो गया और ये क्यों नहीं हो रहा. So, but the first thing is that we realize that once we know something, sometimes it becomes difficult to explain it. So this is curse of knowledge, and there is also curse of PowerPoint. This is the curse of digital age. We will see कि क्या होता है. uh, होता ये है कि let's say you are writing the report, या आप presentation बना रहे हैं, तो
आप जो है ना, यू आर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। आप कहते हैं अच्छा एक और स्लाइड ऐड कर देते हैं, अच्छा एक और स्लाइड ऐड कर देते हैं, अच्छा एक और स्लाइड ऐड कर देते हैं। अब ये मुफ्त है ना, पावर पॉइंट फर्ज करें आपने पायरेटेड नहीं लिया हुआ, एक स्लाइड और ऐड करना इट्स फॉर फ्री। तो ये जो आपको फ्रीडम मिला है डिजिटल एज में, वो कुछ अर्सा पहले नहीं था। फर्ज करें आपने लिखना है तो लिमिटेड कागज है, उसी से लिखना है आपने। वंस अपॉन अ टाइम मे बी पेपर वाज वेरी एक्सपेंसिव। तो वहां पे फिर आप सोचते थे कि अच्छा ये मेरे पास एक लिमिटेशन आ गई है, तो अब मैंने इसमें रहकर जो है ना अपना मैसेज करना है। या जो लोग खत लिखते होंगे उन्हें याद होगा कि अच्छा खास वेट होना चाहिए वो एनवेलप का, उससे ज्यादा होगा तो वो डबल पोस्टेज शायद लगती होगी। तो इसी तरह टेलीग्राम होता था ना। तो ये अब हम हमारी ज़िंदगी में हमने नहीं देखा ये, लेकिन जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं ना उनकी ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट रोल। फर्स्ट वन ऑफ द फास्टेस्ट वे ऑफ पासिंग द मैसेज, मोड्स कोड करके ना कोई मैसेज पास, मशीन्स वर नॉट रिलायबल। तो अब आप जो है ना मैसेज पासिंग कर रहे हैं, आप इमेजिन करें आप यू आर रिपोर्टिंग अबाउट अ वॉर एंड यू वांट टू कन्वे द मैसेज। तो अब आप कोशिश करेंगे कि यू सबसे इंपॉर्टेंट बात आप पहुंचा दें और उसके बाद बेशक कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाए। तो वहां पे तो लोगों ने सीखा कि हाउ डू यू लेयर, आप अपना मैसेज कैसे लेयर करते हैं। वहां पे रिसोर्सेज आर कंस्ट्रेंट, बट अब हमारे टाइम तक आते आते डिजिटल एज आ गया जिसका हमें फायदा हुआ, लेकिन ये कुछ चीजें अ, हमें भूल गई। तो वी विल सी कि ये कितना बड़ा इश्यू है ये कर्स ऑफ पावर पॉइंट। यू विल सी शॉर्टली कि आप कि क्योंकि आसानी है तो आपने स्लाइडें भर दी हैं, और इसका नुकसान क्या होने वाला है आपको। नुकसान ये है कि टाइम लिमिटेड है और सारा कुछ तो आप बता नहीं सकते, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। अब क्योंकि आपको आज़ादी थी तो आपने भर दी स्लाइडें और अब आप तेज तेज बोलना शुरू कर दें। तो इसी वजह से मे बी दे हैव गॉन बैक टू दिस 3 मिनट प्रेजेंटेशन या वन स्लाइड प्रेजेंटेशन, जहां आपको फोर्स किया जाए कि आप जो है ना ट्राई टू थिंक अबाउट योर कोर मैसेज। तो अगेन दिस क्वेश्चन के व्हाट्स इन इट, इन स्टोरीज में क्या है जो हमें याद है। ये बेसिकली दिस इज द हिस्ट्री ऑफ दिस थिंग। आप पढ़ लें तो किस किस लैंग्वेज में ये अवेलेबल है। स्वीडिश में है, स्पेनिश में है, पोलिश में है, रशियन में है, पाकिस्तान मतलब उर्दू में भी होगी। अच्छा, और फिर जो इसको लोगों ने फाइंड आउट किया है कि वेयर डिड दिस स्टार्ट फ्रॉम, तो ये जो बंदा है ना, ये जो नाम लिखा हुआ है, ये कोई कैदी था या गुलाम था, और ये जो है ना इसने ये स्टोरीज लिखी है जो मुझे याद है। और दिस इज काफी टाइम हो गया, मतलब 2025 2200 नहीं 2600 साल, 2600 साल उसकी बात लोगों को याद रहती है, हमारी फैमिली याद रहती है। तो ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, ये दे विल ब्रेक डाउन कैसे जो है ना। अच्छा ये आ गया ना सवाल कि यू हैव समथिंग टू से, और अब आपने स्लाइडें भरी हैं और टाइम महदूद है, तो आपको कहा जाता है कि अच्छा जी आप कुछ कंटेंट डिलीट आप रिमूव कर दें। तो इफ यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड फॉर इट, इट इज स्लाइटली चैलेंजिंग। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये ले, ये आप जरा करके देखिए ना। इन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया कि लोगों को दो चॉइसेस दी। आप ये जरा पढ़ें जरा चॉइसेस क्या थी। अब ये चूज करना है, इस एक्सपेरिमेंट में ना हमने चूज करना है। तो आप ये देखेंगे कि चूज करना कितना मुश्किल हो जाता है सादा ऑप्शंस में से भी। और यही आपका
एम है कि आप एब्स्ट्रैक्ट लिखना चाह रहे हैं या आप स्लाइड्स बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें से आपने कुछ को चूज करना है। तो व्हाट डू यू थिंक, कौन सी चॉइसेस स्टूडेंट्स ने ऑप्ट की होगी? मतलब एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है और एक ये है कि आप ना खुद ही लाइब्रेरी जाके पढ़ लें। ये एक चॉइस है, ठीक है। अब आपने जहन में रखना है ये, आपने एक चॉइस और ऐड कर दी। तो पहली जब दो चॉइसेस थी तो आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? लेक्चर अटेंड करेंगे। और जब तीन होगी तो क्या करेंगे? वो देखें ना, वो जो पहला लेक्चर है, इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। मतलब मे बी आइंस्टाइन इज गिविंग अ लेक्चर और आपको मौका मिल रहा है सुनने का। एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है और एक अपॉर्चुनिटी ऐसी है जिसमें आपने पढ़ना है सिर्फ, और तीसरी में एंटरटेनमेंट है। तो जो इंटरेस्टिंग चीज है ना इसमें देखने वाली कि ये दूसरी ऑप्शन कौन चूज करता है। ये दीज आर दी, पहले दो चॉइसेस थी और एक थर्ड चॉइस आपने ऐड कर दी, मे बी नॉट इवन रिलेटेड। तो जब दो चॉइसेस थी ना तो 21% लोगों ने कहा कि हम जो है ना लाइब्रेरी जाके पढ़ेंगे। और जब आपने तीन चॉइसेस ऐड की, आप भी यही करेंगे। इसमें मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि जब डिटेल्स बढ़ जाती हैं ना, तो आर रीजनिंग जो है ना, इट बिकम्स, वी गेट कंफ्यूज्ड। ये जो है ना, ये जो हमारी जुबान में इसको, ये ऐसे नहीं है, जो वर्ड्स ऑफ विजडम होते हैं ना, दे हैव ट्रेवल्ड थ्रू टाइम और इनके पीछे कोई बात होती है। तो इररेलेवेंट डिटेल आपने ऐड की पहले, तो फिर चॉइस पढ़ने में थी ना, तो तीसरी आपने ऐसी कोई बात लिख दी। और अब जो है ना आपकी जो जो डिसीजन मेकिंग है वो देखें क्या हुई। तो ये लार्ज स्केल पे एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, ऑब्वियसली एक बंदे के साथ नहीं हुआ। इससे जो है ना हमें पता चल जाता है कि इट इज डिफिकल्ट टू प्रियोरिटाइज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। इसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जब आपके पास डिटेल्स हैं, देन यू हैव टू लर्न क्या चीज मैंने बतानी है और क्या चीज सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है और क्या चीज थर्ड लेवल डिटेल है। So what is the normal mistake is that we go into details which are not important, और उसमें तो prioritize करना मुश्किल है। ये तो दो और तीन में था ना, तो अब आपकी अगर 20 स्लाइडें हैं तो आप सोचिए, इट्स नॉट इजी, so you have to train yourself। और एंड दिस, ये जो एग्जांपल आपने देखी है ना, ये दिस इज वेरी कॉमन, this is a very common example, and lot of products have failed because of this habit of engineers। तो ये जो है ना, मेरा ख्याल है ये जो आपके सामने बना हुआ है ना, पीडीए इसको बोलते होंगे उस जमाने में। तो ये एप्पल ने जब शुरू में 90s में लॉन्च किए थे, तो इस तरह का होता था मेरा ख्याल है, बीच में ना साथ कैंसिल होता था, इट वाज अ फेलियर ड्यूरिंग 90s। एप्पल वाज अ फेलियर। पहले होम कंप्यूटर्स बनाते थे, वो इनकी सक्सेस है। और फिर इन्होंने दे स्टार्टेड मेकिंग दी स्मॉल कंप्यूटर्स व्हिच वाज अ फेलियर, और फिर अराउंड 2008 दे रिटर्न। 2008 से पहले जो लोग यूज करते हैं, हम लोग ब्लैकबेरी यूज करते हैं।
उसके बाद देन एप्पल केम एंड दोबारा उन्होंने, तो ये जो फेलियर है ये क्यों हुआ? तो अनदर कंपनी डिसाइडेड कि अब हम बनाएंगे। एप्पल से तो बना नहीं ना, हम बना के देखते हैं। तो ये ये जो इसके फेलियर के पीछे भी ना वो डिटेल वाला इशू है, जो हमें आदत है कि अभी आप देखेंगे कि ये देखें, कौन सा रिमोट यूज करना आसान है? ये तो है, राइट। ये जो ये भी तो लेफ्ट पे भी तो किसी इंजीनियर ने बनाया होगा ना, डबल ई डिग्री लेके गया होगा। तो अब हमें आमतौर पे आदत है चीजों को जरूरत से ज्यादा जो है ना कॉम्प्लेक्स करने की, और उसका नतीजा क्या हुआ? हमने कहा नहीं, ये बटन भी होना चाहिए, इसका ये फायदा है, ये बटन भी होना चाहिए, इसका भी फायदा। अब हर बटन का कोई ना कोई फायदा तो है जो दूसरे में नहीं है। ऐसे तो नहीं है कि बटन यूजलेस है, ऐसी रबड़ लगाया हुआ है उन्होंने, अब यू कैन प्ले विद इट। बट व्हाट हैपेंड इफ यू एडिड सो मेनी डिटेल्स और वो यूज करना मुश्किल हो गया। मतलब आप रिमोट को पकड़ के 5 मिनट देखते रहें कि अच्छा मैंने चैनल बदलना कहाँ से है। एंड अगेन दिस इज कॉमन विद दीज डेज। अब ये वाले तो रिमोट राइट वाले तो आपको नजर भी नहीं आते होंगे। तो दिस वाज द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ एप्पल्स। जो उन्होंने पहला अपना पीडीए बनाया कि लोगों को आदत नहीं थी कि आपने ना साथ एक पेंसिल दे दी है, अब लोगों को जो है वो पेंसिल से लिखे, उन्हें बटन यूज करने की आदत थी और बटन चले गए और एक्स्ट्रा चीजें आ गई उनको, जो है वो अब सीखे स्टेंसिल यूज करना। अब लोग तंग हो रहे हैं स्टेंसिल, अब जिस तरह ये है यहाँ पे पड़ा होता था अगर आपने देखा होगा, अब मैं नहीं करता यूज। उसकी क्या रीजन है? अन मतलब इट्स नॉट, आई एम नॉट यूज टू इट, यू हैव एडेड कॉम्प्लेक्सिटी फॉर नो गुड रीजन। मैं माउस से भी वो काम कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये दिस इज अ प्रैक्टिकल प्रूफ के आप जब करते हैं ना काम, तो आपको हर चीज, आपने क्योंकि एक्सपेरिमेंट किया होता है ना, तो आपको हर चीज इंपॉर्टेंट लग रही होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बताना है। और जब आप सारी इंपॉर्टेंट चीजें इकट्ठी कर लेते हैं तो फिर अब आपसे कहा जाए कि अच्छा इनमें से कुछ को छोड़ दें, तो फिर यू आर फेसिंग दैट चैलेंज। तो ये देखें ना, ये अब आपने अपने आप को ट्रेन करना है कि मेरा जो व्हाट इज द कोर मैसेज, क्या चीज मेरी सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने बतानी है। इसकी आदत डालनी पड़ती है, ये ओवरनाइट नहीं आ जाता। तो ये आप सर्च करेंगे ना, तो उसके बाद जो सक्सेसफुल पीडीए बनाया था ना, वो इन्होंने बनाया था, एक पाम प्रोजेक्ट, देयर वाज दिस कंपनी। तो जो उसका बॉस था ना, वो क्या करता था, ये लकड़ी का ना वो लेके साथ चलता था अपने, वुडन ब्लॉक। तो जैसे ही उसको कोई इंजीनियर सजेस्ट करता था ना कि ये भी कर लेते हैं, तो उसके सामने ब्लॉक रख देता, कहता इधर जरा दिखाओ किधर डालोगे। तो स्पेस उसने लिमिटेड कर दी। उसने कहा मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा कि आप जो है ना मुझे पावर पॉइंट पे लंबे चौड़े जो है ना वो इतना बड़ा पीडीए बनाकर दिखाएं, इस छोटी सी जगह पे तुमने मुझे बताना है। कोई चीज डालोगे तो कोई चीज निकालनी पड़ेगी। तो सबको पता चल गया कि यार अच्छा ये तो उधर बटन फिट नहीं होगा, अच्छा चले इन दोनों में से बटनों में से कौन सा अच्छा बटन है तो वो रख लेते हैं। दिस इज हाउ थिंग्स। ये फिर इन्होंने कुछ बटन रख लिए, वो खत्म किया जो पेंसिल होता है। तो ही लर्न हाउ टू prioritize। वो जो हमारे इंजीनियर्स या वैसे भी नॉर्मली वी आर नॉट यूज टू मेकिंग दीज चॉइसेस, आदत ही नहीं है ना। और ये वो कर्स है, वो जो डिजिटल एज का कर्स है कि एक स्लाइड और एक स्लाइड और एक पेज और एक तस्वीर और, यू हैव टू लर्न कि कैसे वहां से वापस आना है। और वो मुश्किल है, हमने देख लिया है वो। तो दिस इज अ वेरी फेमस गाय, फ्रेंच, ये एविएटर है, आपने किताब पढ़ी होगी काफी लोगों ने। ये इसकी सेइंग है, परफेक्शन जो है ना तब नहीं होती कि आप
there's nothing left to add and there is nothing left to take away। जो आप बहुत सिंपल करते हैं, इसी वजह से आपको वीडियो बनाने का कहा हुआ है कि आप पढ़ें पीस पेपर, उसमें से कोई मैसेज फाइंड आउट करें, कन्वर्ट इट, आदत डालें अपने आप को इम्पोर्टेंट चीज़ स्पॉट करने की। अच्छा ये बताना है तो इसके लिए टाइम नहीं। एक पेपर है, फिर प्रेजेंटेशन है और फिर वीडियो है। तो ये जो है, दिस इज अगेन अ वेरी फेमस quote from somebody who has won prizes। सबसे मुश्किल काम ये होता है कि उसको समराइज करना। कहते हैं कि अगर मुझे मिले ना 2 घंटे कोई काम करने के लिए, तो मेरी मेजर एफर्ट ये होती है कि मैं उसमें से वो मैसेज तलाश करूं जो मैंने हेडिंग बनानी। अगर मैंने वो ठीक बना ली तो मेरा मैसेज लोगों को याद रह जाएगा। That is why we have seen recently people trying this in research as well। हमने देखा था लोगों ने कैसे नाम रखे हुए पेपर के। एक पेपर का नाम है मुझे याद भी नहीं है, मैंने आपको दिखाया है एक पेपर। दूसरा पेपर है, अब मुझे याद है, अच्छा वो एक ABC नेट करके कुछ था, वो पैस्ट टू द फ्यूचर कुछ था, अब वो मुझे याद रह गया ना। तो एंड ऑल्सो दे आर लेटिंग मी नो कि अब इधर इसमें है क्या क्या किस चीज के बारे में बात होगी। ये देखिए, अब वो एक टेक्निकल चीज भी है, वो लिखी हुई है उन्होंने, अब मुझे याद नहीं रहती वो, लेकिन ये पहले वाला हिस्सा मुझे याद रहता है। तो जो मुझे ये चीजें याद रहेंगी वही मैं पढ़ूंगा, वही मैं लोगों को बताऊंगा। अभी जिस तरह मैं प्रेजेंटेशन में यूज कर रहा हूँ, कभी मैंने पढ़ा होगा ना कहीं पे ये, तो रोजाना तो नहीं पढ़ता हूँ, अब ये बहुत पुराना हो चुका है, 2014 की बात है ये, लेकिन मुझे याद है। इतने मैंने पेपर पढ़े होंगे मुझे नहीं याद। सो मच सो कि मुझे अपने पेपर का टाइटल नहीं याद जो मैंने कभी लिखे होंगे आज से 7-8 साल पहले। रफली मुझे याद होगा, लेकिन अगर मैं लिखूँ ना तो एक आध लफ्ज मेरे से गलत हो जाएगा। तो ये हमारा चैलेंज है और हमने देख लिया कि इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और दिस लीड्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि ठीक है हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपने मैसेज को, लेकिन अगर बात ही कॉम्प्लेक्स है तो क्या करें? फिर क्या चॉइस रह जाती है आपके पास? अगर मैंने टेक्निकल बात करनी है तो मैं कैसे, मतलब फिर तो मुझे जरूरत है ना पेजेस की कि मैं मैथ लिखूं कुछ करूं, तो मुश्किल बात को सादा कैसे किया जा सकता है? तो दिस इज आवर नेक्स्ट चैलेंज कि अब सादा करना है और मुश्किल बात सादा कैसे करनी है। अनफॉर्चुनेटली वी आर slightly behind the west in this regard। हमारा जो मतलब इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स जस्ट दैट वी हैव बीन ट्रेन्ड स्लाइटली डिफरेंटली। तो हम जो है वो, एक शेर है, उस शेर को 2 पेजों पे लिखना है, ये हमारी ट्रेनिंग है। और जरूरत हमें किस चीज की है कि चीज 2 पेजों पे लिखी हुई है और उसको, तो ये रिवर्स हो गया ना काम। अब हमें पता है, हमने सबने तशरीह की हुई है कि ऐसे ही हम जो है ना बस लिखते जा रहे हैं, पेज बढ़ाने हैं और करना है। तो तो वी आर स्लाइटली डिफरेंटली ट्रेन्ड और इस वजह से हमें थोड़ा मसला होगा। अच्छा तो अब ये देखिए ना, ये एक और एक्सपेरिमेंट है कि जिसमें वो बताना जा रहे हैं कि कैसे आप कॉम्प्लेक्स बातें भी सादा करके बता सकते हैं। तो अब आपने याद करना है, ये मैं आपको कुछ देर के लिए दिखाऊंगा और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि कितने लेटर्स थे इधर। ठीक है, तब ध्यान देना आप। कितने थे, कौन कौन से थे?
दूसरे वो फिर एक और स्लाइड दिखाऊंगा, उसमें भी आप याद करेंगे। ये और कौन कौन से थे बता सकते हैं आप? नहीं, इसमें कहाँ है? कितने थे? कुछ 10-12 ही थे ना? कितनी देर लगी आपको याद करने में? सब वही लेटर्स यहाँ लिखे हैं। ठीक है, एक ही बात कर रहे हैं हम। एक बात आपको याद रह जा रही है, और दूसरी का मतलब ये है कि ये क्या है, ये सीड्स और ये नास्ट और ये एनएसटीपी क्या है? दिस इज समथिंग विच इज ऑलरेडी इन योर मेमोरी। इसको स्कीमा हम बोलते हैं। ठीक है, जिस चीज की आपकी जहन को ऑलरेडी ट्रेनिंग हुई हुई है, कोई काम आपने पहले से किया हुआ है, तो हम एग्जाम्पल देते हैं। गिविंग एग्जाम्पल हेल्प्स। एग्जाम्पल में यही होता है कि कोई चीज आपने की होती है, उधर से हम स्टार्ट करते हैं ताकि आपको बात, ठीक है, तो एग्जाम्पल आपने देनी है किसी प्रायर नॉलेज को यूज करके जो आपको लगता है कि लोगों को पता होगा। ठीक है, इस वजह से हमने कहा था कि आपको याद होगा कि वो जो पेपर है ना, उसमें एक सिंपल एग्जाम्पल आपने देनी है शुरू में। अगर आपने नई बात करनी भी है तो सादा एग्जाम्पल दे, वो याद रहेगी लोगों को। तो उसके पीछे ये फिलॉसफी थी। तो अब बहुत सारे स्कीमाज हैं। आप, यू कैन यूज प्रोवर्ब्स, यू कैन यूज एनोलॉजीज। जिस तरह आप ये देखें, हमने एक पेपर देखा, उन्होंने नाम रखा हुआ है एबीसी नेट। अब मुझे पता चल गया नेट का मतलब जिस पेपर में आता है ना, उसमें डीप नेटवर्क होगा। एलेक्स नेट एक पेपर था, उन्होंने उन्हें पता चल गया कि लोगों को पता है कि नेट जिधर है ना, इट्स अबाउट डीप लर्निंग, तो दे आर यूजिंग दैट स्कीमा। अब आपको याद है। ठीक है, तो हमारे लिए टेक अवे एग्जांपल क्या है कि ऑलवेज स्टार्ट विद अ सिंपल एग्जांपल। सिंपल बात लोगों को याद रहेगी। तो आपको इतनी आदत है स्कीमास की। मतलब अगर मैं बोलूँ ना, ये मैं हूँ, ये वाइट बोर्ड है। यू सी, अगर मैंने 3 बातें करनी है और पाकिस्तान में करनी है, और मैं चाहता हूं कि लोग ध्यान दें, तो आई शुड यूज दिस। जिस तरह आपने वो देखा, वो हम प्रेजेंटेशन का देख रहे थे, उधर 10 कमांडमेंट्स थी, 10 बातें बतानी थी। वो लिखी होंगी, उसने उसने देखा होगा ये 10 ही हैं, तो फिर उसने यूज समथिंग फ्रॉम द हिस्ट्री जो लोगों को याद हो। अच्छा, अब ये पढ़े ना जरा, ये मुझे बताएं आपको कुछ समझ में आई है? इमेजिन करें ये जो है ना, आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं। क्या समझ में आया आपको? जी, क्या?
पता नहीं इसकी होती होगी, आई डोंट नो। अब आप सोचे ना कि आपके जहन में क्या चल रहा था जब आप ये पढ़ रहे थे, वाज़ेह नहीं हो रही थी बात की क्या चल रहा है। और इफ यू गिव एग्जांपल्स हाउ मच डिफरेंस इट मेक्स। आपको पता है गधा कैसे होता है। दिस इज व्हाई गिविंग एग्जांपल्स जो है ना, सिंपल चीजों को बताने से किस तरह आप सिंप्लीफाई करते हैं। आप एक कॉन्सेप्ट है एनिमल का, डोंकी का आपके जहन में, यू गिव एन एग्जांपल कि दिस इज सिमिलर टू दैट, तो काफी मदद मिल जाती है, वो इतनी लंबी लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज हाउ यू मूव फ्रॉम, इफ यू वांट टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स थिंग्स, this is how you do it. Give examples, use something which is relatable. Technical literature में obviously we talk about related work, कोई famous paper है and we are building upon that, so it helps us. But even in daily life this thing should be common, कि सादा लफ्जों में बयान करें, एग्जाम्पल दें, लोगों को याद रहेगा, rather than taking the opposite route, using difficult words, not giving examples, which is generally people feel like क्योंकि पेपर लिख रहे हैं तो मुश्किल लिखना चाहिए। ये देखें ना, ये हमने बात की थी कितनी इंपॉर्टेंट है कि यू गिव एग्जांपल्स एंड यू, आप कॉम्प्लेक्स बात बताना चाह रहे हैं, यू टेक समथिंग, कोई डेटा सेट है, कोई एक्सपेरिमेंट है, सिंपल सिग्नल्स हैं, आप उस पर अप्लाई करके अपना जो है ना बताएं, ताकि लोगों को जो है ना वो समझ में आए बात। तो दिस इज वन ट्रिक ऑफ अवॉइडिंग दैट कर्स ऑफ नॉलेज, कि आपको आता है और आपने ये लिख दिया, आपके मुताबिक तो बिल्कुल क्लियर है ना। आप ये पढ़ेंगे आपको तो नजर आ रहा होगा कि देयर इज अ डोंकी और उसकी ये स्पीड है और ये वो है, और जो दूसरा है जिसको नहीं पता, उसको तो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि किस जानवर के बारे में बात हो रही है। सिंपल एग्जांपल्स इज द टेकन मैसेज फॉर दिस। मुश्किल बात करनी है, एग्जांपल यूज करें, एंड देन यू आर सो यूज्ड टू इट। Bollywood, any industry uses this schema that you know what the thing is about so much. ये ये जो है ये देखी थी आपने मूवी? वो मैंने ऊपर जो है ना थोड़ा सा ब्लैक किया था, तो मैं आपको ये दिखाता ना, आप फौरन समझ जाते कि इस मूवी में क्या हो रहा होगा। या मैं यही सिंबल अगर आपको दिखा देता ऊपर लिखा, तो कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है मुझे। जैसे ये 007 आएगा आपको समझ आएगा, अच्छा ये क्या। दिस इज हाउ यू यूज दी, इस ये आपने यूज करना होता है, लोगों को जो बातें पता है वहां से स्टार्ट करना होता है, बहुत आसान हो जाएगा आपका ऐड बनाना, आपका मैसेज बनाना, कम लफ्जों में ज्यादा बात बता देना। यू हैव टू मेक एन एफर्ट। आई कीप कमिंग बैक टू दिस पेपर, और भी होंगे। आ गया। लेकिन और भी होंगे पेपर, लेकिन दे मेड एन एफर्ट कि अच्छा उन्होंने अब वीडियो में नेक्स्ट क्या होगा वो प्रिडिक्ट करना सीख लिया था, बट दे मेड द एक्स्ट्रा एफर्ट ऑफ फाइंडिंग समथिंग विच इज रिलेटेबल। तो फौरन अब आपको याद रहेगा कि दे आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट समथिंग। इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि कोई हिडन आइडिया आपको मतलब मिल जाए, यू समराइज इट, समटाइम्स थिंग्स आर डिफिकल्ट, बट यू हैव टू मेक एन एफर्ट ऑलवेज सादा करने के लिए। और मुश्किल बात भी सादा हो सकती है, अगर उस जैसी बात, उससे रिलेटेड बात पता है तो वहां से शुरू करेंगे हम। ये अब हमारे पास एक
वन ऑफ आवर पेपर्स गॉट रिजेक्ट, और ये उसके रिव्यूज हैं, ये जो ब्लैक में लिखे हुए, ये रेड और ये जो ग्रीन में लिखे हुए, आप जरा पढ़ें। We wrote a paper about adversarial attacks, और उसमें जो है टर्मिनोलॉजी लिखते हुए मैंने ट्रैप और क्या कहते हैं गार्बेज, मतलब चीज़ खराब हो जाएगी तो इट्स गार्बेज, तो वो लिखते लिखते अब मेरे जेहन में नहीं रहा, वो मैंने लिख दिया। और ग्रामर चेक करूँ वो भी ठीक है, और जिसको पढ़ने को दिया है वो तो हमारे साथ ही काम कर रहे थे कोलीग्स, उनको भी कोई बात बुरी नहीं लगी। लेकिन देखिए दो रिव्यूअर्स ने एक ही बात की, ये दो रिव्यूअर्स हैं मेरा ख्याल है, कि ये जो आप लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका मतलब क्या है इस लफ्ज को इस्तेमाल करने का। अब इंग्लिश तो उन्हें आती है, ये सादा लफ्ज है, कोई मुश्किल इंग्लिश तो नहीं है। इसका नुकसान हमें क्या हुआ, द कम्युनिटी जो है रिसर्च पेपर्स में आप ये देखें कि दे आर यूज्ड टू सम वर्ड्स, व्हेन यू यूज अनदर वर्ड, उनके ज़हन में उन्हें, क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया होता तो उनको आदत नहीं है। अगर मैं वही लफ्ज इस्तेमाल करता जो पेपर्स में होते हैं तो मेरे लिए आसानी होनी है। तो आई कीप ऑन रीडिंग दिस बुक एंड आई कीप कमिंग बैक, और जो आई एक्सपीरियंस दीज थिंग्स, तो फिर मुझे पता चलता है कि अच्छा ये गलती हो गई मेरे से, इस दफा मैंने ये गलती कर दी। मैं आई वॉज एवरीबडी लाइक एवरीबडी, आई वॉज फीलिंग द कर्स ऑफ, क्योंकि मैंने तो साल काम किया है, तो मेरे लिए तो बिल्कुल चीज वाजे है, और एक बंदा जिसको नहीं पता क्या है उसके लिए ये लफ्ज इस तरह के इस्तेमाल करना, दीज आर सिंपल वर्ड्स बट दे आर नॉट यूज टू इट। तो उन्होंने मुझे पॉइंट आउट किया, अच्छा इसका क्या मतलब है, अच्छा इसका क्या मतलब है। अब उनके जहन में तस्वीर ही नहीं बन रही, जिस तरह आपके जहन में अभी गधे की तस्वीर ही नहीं बन रही। तो दिस इज, यू सी हाउ यूजिंग न्यू टर्म्स इन अ रिसर्च लिटरेचर आर डेंजरस। अगर आपने करनी है, आप कोई नई बात करते हैं तो उसका तरीका ये होता है, यू डिफाइन बाय गार्बेज मैप आई मीन दिस। बट एडवाइस लेके एक पेपर में आप एक कोई टर्म डिफाइन कर दें, बहुत ज्यादा नई टर्म्स ना डिफाइन करें, जो पुराने लफ्ज हैं उन्हीं को इस्तेमाल करके अपनी बात बताएं। इसी तरह व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग समथिंग एंड यू स्टार्ट यूजिंग वेरी कलरफुल इंग्लिश बिकॉज यू रेड, क्या कहते हैं, आपने शेक्सपियर पढ़ा हुआ है, तो आप जो है आप बताना चाहते हैं कि मुझे कितने इंग्लिश के लफ्ज आते हैं, दिस विल बैकफायर। तो सिंपल इंग्लिश जितनी हमें आती है ना उतनी काफी है, इससे ज्यादा आनी भी नहीं चाहिए थी हमें। बहुत ज्यादा जब आ जाएगा ना तो इट इज डेंजरस। ये मैंने जो है ना आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिए व्हिच हैपेंड दिस ईयर। हियर इज अनदर वेरी फेमस एग्जांपल, जो रिसर्च लिटरेचर में ना, आप कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन जो पढ़ रहे हैं ना, वो कोई भी बुक ढूंढेंगे ना कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन की, तो जो बुक आपको लाइब्रेरी में मिलेगी वो होगी, उसका टाइटल होगा लीनियर प्रोग्रामिंग। तो दिस ऑलवेज कंफ्यूज्ड पीपल के व्हाई लीनियर प्रोग्रामिंग, इसमें तो प्रोग्रामिंग है ही कुछ नहीं, दिस इज मैथ, कोई कैलकुलस होना चाहिए था, कोई क्वाड्रेटिक, कुछ समथिंग लाइक दैट, तो व्हाई लीनियर प्रोग्रामिंग। तो द पर्सन वाज रियली इंटेलिजेंट जिसने व्हेन ही वाज राइटिंग दैट बुक, उसको समझ थी कि ये कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन इनके पल्ले नहीं पड़ेगी बात। उसने लेनी थी फंडिंग, और फंडिंग उसने डिफेंस से लेनी थी। उसने जाके पढ़ा कि डिफेंस वालों को किन लफ्जों की आदत है, तो डिफेंस वाले जो है ना अपने सारे एल्गोरिदम जो भी वो उनकी फॉर्मुलेशन होती है उसको वो प्रोग्राम बोलते थे, दिस प्रोग्राम फलाना प्रोग्राम। तो उसने भी कहा कि ये लीनियर प्रोग्राम है, तो ही यूज समथिंग विच फिट्स इनटू देयर माइंड, और उसने नाम बदला फिर उसका। और लीनियर इस वजह से क्योंकि कॉन्स्टेंट्स लीनियर होती हैं, अगर आप देखेंगे अभी तक तो हम अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं ना, एक कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन भी होती है कि आप शर्त रखते हैं कि थीटा इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, और थीटा ये नहीं होना चाहिए, और थीटा वो नहीं होना चाहिए, आप शर्तें लगा देते हैं। तो वो सारी यू कैन राइट दोज कंडीशंस एज लीनियर इक्वेशन।
तो दिस इज, ये देखिए ना, ये इन्होंने, तो आई न्यू दिस थिंग, I but I never thought about this thing from the perspective of writing research papers or writing messages or writing emails. It's always good to start with something which people know. So there is a famous saying in image processing or signal processing. में ये था, I heard it somewhere. उन्होंने कहा कि once upon a time everything was eigen, then everything was sparse, and then everything was deep. तो ये जो आइगन है ना, ये हम अलजेब्रा के थ्रू सॉल्व करते हैं आइगन वैल्यूज। तो 90s में हम सॉल्व करते थे अलजेब्रा को यूज करके काफी सारी प्रॉब्लम्स। तो आइगन फेसेस, आइगन कार्स, मतलब किसी ने फेस डिटेक्शन सॉल्व की है ना यूजिंग लीनियर अलजेब्रा, तो वो फेस डिटेक्शन नहीं कह रहा था उस वक्त, वो कह रहा था आइगन फेसेस। उसके पेपर में टाइप नाम था आइगन फेसेस, उससे पता चल जाता था कि अच्छा अलजेब्रा यूज करके इसने कोई फेस वाला काम किया। फिर then a new processing technique came forward during the first decade of this century, वो sparse था। वो भी कोई linear algebra की approach थी, but it became very famous. Every paper had that in title, sparse this, sparse फलाना, sparse faces। तो now we understand कि ऐसा लोग क्यों कर रहे थे। मतलब चाहेंगे तो हम ये ना कि हम कोई नई बात करें, अगर सारे sparse कह रहे हैं तो हम कुछ और कह दें, तो वो जो कुछ और कहना है ना वो शायद हमें नुकसान देगा। तो उसको हमने ध्यान से कहना है, जो नई बात कहनी है हमने शुरू वहां से करना है जो लोगों को पता होगा। These are very famous examples from the research world. We have to be very careful while we are giving. तो पहला मैसेज जो है वो हमारा क्या है, प्रायोरिटाइज करना मुश्किल है, इसकी आपको आदत डालनी पड़ेगी। और अगर मुश्किल बात करनी है तो शुरू कहां से करना है, जहां पिछली कहानी खत्म हुई थी, जो लोगों को पता होगा, वहां से शुरू करना है, एग्जाम्पल्स देनी है, वर्ड्स वो इस्तेमाल करने हैं जो लोगों को पता हो। So let's take a break and then let's move on to the second important aspect of conveying your message.